गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं देव कुमार आज आपको क्लास 10th के वेटेज के बारे में दिखाऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार सबसे पहले 10th के मैथ का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन से चैप्टर हमारे लिए बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको अच्छे से आप लोग किसी पेज पे इसको राइट डाउन कर लें और उस अकॉर्डिंग आप लोग मेहनत करना शुरू करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मैथ के 10th के मैथ के सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टूडेंट हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर, सेकेंड चैप्टर हम लोग को पढ़ना है पोलिनोमियल, थर्ड चैप्टर हम लोग को पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फोर्थ चैप्टर हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ चैप्टर हम लोग को पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी के भी नाम से जानेंगे। और अगर हम सिक्स चैप्टर की बात करें तो इसमें मैंने पूरा का पूरा ज्योमेट्री ही इंक्लूड कर दिया है, और ज्योमेट्री सेक्शन में आपका आएगा ट्रायंगल्स, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एट्थ चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, और नाइन्थ चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन देखना है। 10th वाला जो नंबर है उसमें हम लोग को पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 11th पोर्शन जो है, 11th जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम लोग को पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जो 12th में है जिसमें मैंने स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी को मर्ज कर दिया है, तो ये दो अलग अलग चैप्टर है, स्टैटिक्स अलग चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी अलग चैप्टर है। अब ये देखिए कि रियल नंबर में बोर्ड में जो मार्क्स पूछे जाते हैं, वेटेज जो है रियल नंबर का, वो टोटली 6 नंबर का है। तो आपको पहले चैप्टर जो आपका 10th का जो सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर, उससे आपको 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो पोलिनोमियल्स हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ये 4 चैप्टर को अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो ये 4 चैप्टर जो है ना, ये जो 4 चैप्टर है ये अलजेब्रा के पोर्शन में रख लेते हैं, और अलजेब्रा से टोटल वेटेज देख लीजिए 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तरह से देखें तो पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है 20 मार्क्स का। अगर हम ट्रायंगल्स, सर्कल और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें टोटल मार्क्स देख लेंगे 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, और ये टोटल का टोटल ये किस टॉपिक में आएगा, ज्योमेट्री चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये सब चीज़ पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे और कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर टॉपिक देखें तो वो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो है टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सेक्शन फार्मूला से पूछा जाता है, तो टोटल ले दे के 6 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री और उसका एप्लीकेशन, ये दोनों चैप्टर की अगर बात करें तो ये एक ही चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें टोटल आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड में। जबकि अगर हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल बोलें या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बोले, तो ये जो है ना स्टूडेंट, ये मेंसुरेशन में आता है, मेंसुरेशन चैप्टर में। और मेंसुरेशन से आपको टोटल की टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हम लोग को पढ़ना है स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये दो अलग अलग चैप्टर हैं, जिसमें से इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो टोटल आपके 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप इनका सब टोटल कीजिएगा ना तो टोटल जो है 80 मार्क्स के आपके थ्योरेटिकल पेपर होंगे, जबकि 20 मार्क्स के आपके इंटरनल असाइनमेंट होंगे। ठीक है ना, तो आप एक बार अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। और हम लोग जस्ट थोड़ी देर के बाद रियल नंबर पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहला चैप्टर 10th का, जिससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हम लोग अगली क्लास में रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए गुरुकुल एकेडमी। मैं देव कुमार आज सबसे पहला चैप्टर 10th का डिस्कस करने वाला हूं, जो कि होगा रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में, हर नंबर के बारे में धीरे धीरे उसके कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे, और एक एक है ना नंबर्स के बारे में जानेंगे कि हम लोग को 10th में क्या पढ़ना है, 11th और 12th में जाएंगे तो फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये दरअसल नंबर सिस्टम का जो है
इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझें और ये एक जो फ्लो चार्ट आपको दिखाया गया है ना, इस फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे नंबर सिस्टम में जनरली हम लोग को दो तरह के नंबर के बारे में पढ़ना होता है, एक होता है हमारा रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। आप देख रहे होंगे कि इमेजिनरी नंबर के नीचे जस्ट मैंने लिखा हुआ है अपर क्लास। इसका मतलब जब आप 11th में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको एक नंबर से है ना मुलाकात होगी, वो नंबर होगा आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में। अभी फ़िलहाल 10th तक में हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर, तो हम लोग इधर न ध्यान देके हम लोग अभी पूरा का पूरा फोकस किस पे करेंगे, रियल नंबर पे करेंगे। और रियल नंबर को पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है विथ डेसिमल और एक होता है विदाउट डेसिमल। तो सबसे पहले हम लोग विथ डेसिमल के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को 3 पार्ट पढ़ना है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं रेकरिंग डेसिमल। जबकि तीसरा पार्ट जो है ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये याद रखिएगा, एक ही नाम है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और ये देखिए, ये जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, जो कि ये मेरा थर्ड पार्ट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको किस में इंक्लूड करते हैं, तो इरेशनल नंबर के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। जबकि ये मेरा जो सेकंड पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसको रेकरिंग डेसिमल कहते हैं, और पहला पार्ट जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो ये आएगा आपका रैशनल नंबर के अंतर्गत। तो ओवरऑल हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, रियल नंबर पे, विथ डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो जैसे जैसे आपका एक्सरसाइज आगे बढ़ेगा ना, एक एक पन्ना खुलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है कि हम एक ही बार में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब क्या कि हमको जो चीज़ हमको अभी पढ़ना है हम लोग उस पर फोकस करेंगे, और जैसे जैसे ये पोर्शन आगे की ओर बढ़ेगा ना, खुद ब खुद आपको देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, फिर नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में आप सीखेंगे, और फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बारे में सीखेंगे। अभी थोड़ा ओवरऑल थोड़ा हम लोग नॉलेज ले लें कि सर एक्चुअली टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसको रेकरिंग डेसिमल कहते हैं, इसको आखिर कहते किसको हैं। तो अगर ध्यान से देखिए, सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझाना चाहें आपको, तो एक नंबर 5 है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होता है, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 1। अब अगर पॉइंट दीजिएगा ना तो यहाँ 0 देना होगा, और 2 5 से कितना होगा 10। तो आपने क्या देखा फ्रेंड कि पॉइंट के एक अंक तक गया, उसके बाद ये पूरा का पूरा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट मतलब होता है एंड ऑन करना, मतलब वो समाप्त हो गया। इसका मतलब कम्प्लीटली वो नंबर डिविजिबल हो गया पॉइंट के कुछ दूर तक जाने के बाद। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप देख रहे होंगे 1.2, इसका मतलब कि डेसिमल के एक अंक तक गया और उसके बाद वो टर्मिनेट कर गया, इसका मतलब वो डिवीज़न समाप्त हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। उसी तरह से 1.25 ये भी एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग डेसिमल का। उसी तरह से 1.46, इस तरह से आप कई सारे एग्जाम्पल देते जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसका एक और नाम क्या है, रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। आप अगर इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो 1.12, फिर से 12, फिर से 12। इसका मतलब एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे यहाँ पे कि पॉइंट के बाद 1 2 1 2 1 2 कंटिन्यूसली क्या हो रहा है दोस्तों, रिपीट कर रहा है। अगर ये 1 2 1 2 रिपीट कर रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.12। जो नंबर डेसिमल के बाद रिपीट करता है ना, उसके सर पे आप एक बार खींच दीजिए। इसको, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को कहा जाता है बार, ठीक है ना। और बार का मतलब ही है जो बार बार आए, जो बार बार आए। तो डेसिमल के बाद जो नंबर बार बार रिपीट करता है ना, उसी को कहा जाता है रेकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब अगर इस एग्जाम्पल को देखें आप ध्यान से तो 1.31, फिर से 31, फिर से 31। इसका मतलब डेसिमल के बाद 31 31 बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का, ठीक।
अब इन दोनों को मैंने क्या बोला कि अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं, एक साथ इकट्ठा अगर कंबाइन करते हैं तो एक नया नंबर बनता है जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रैशनल नंबर। अब अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर किसको कहते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो स्टूडेंट, जहाँ पे p एंड q क्या हो, इंटीजर्स हो। इंटीजर्स जो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये जानिए कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, जहाँ पे p और q दोनों का दोनों इंटीजर होना चाहिए, और एक कंडीशन होता है कि q जो होना चाहिए वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अब अगर कुछ एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल। अगर मैंने एक नंबर लिखा -2/3, तो आप देखिए ध्यान से, -2 भी एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है। दोनों का दोनों क्या है, इंटीजर ही है, और डिनोमिनेटर में 0 है भी नहीं। तो क्या ये अपने आप में एक रैशनल नंबर हुआ? हमने कहा यस सर, ये एक अपने आप में रैशनल नंबर है। क्या 0 रैशनल नंबर है? तो देखिए ध्यान से, 0/1 नहीं कुछ है तो नीचे 1 लिख सकते हैं ना, तो 0 भी एक इंटीजर होता है, 1 भी एक इंटीजर है, और न्यूमरेटर फ्रेंड्स, न्यूमरेटर 0 है ना कि डिनोमिनेटर, इस वजह से 0 भी अपने आप में एक रैशनल नंबर हुआ। तो वो तमाम संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ p और q इंटीजर्स हो और q 0 के बराबर नहीं हो, वो सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। अब आप आइए थर्ड पार्ट में, जो कि हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर विथ डेसिमल में ही चर्चा हो रही है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। याद रखिएगा, यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग वर्ड है, रिपीटिंग डेसिमल, जबकि यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग है। इसमें कंफ्यूज ना करेंगे आप लोग। तो ये कैटेगरी जो है स्पेशली किसके अंतर्गत आता है, इरेशनल नंबर के अंदर। तो जस्ट रिवर्स ऑफ रैशनल नंबर को ही हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब इरेशनल नंबर कौन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है इरेशनल नंबर का, कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ क्या √3 का कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आप बोलेंगे नहीं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे हाँ सर, √4 का मतलब क्या, 2। क्या √5 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो नहीं। तो ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों नंबर ऐसे नंबर हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है। तो जितने भी नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना निकलता हो, वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, इरेशनल नंबर के अंदर। ठीक उसी तरह से एक परफेक्ट क्यूब जिसका ना निकले, जैसे क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ है ना 10, है ना, क्यूब रूट ऑफ 12, ये सारे के सारे ऐसे नंबर हैं जिनका परफेक्ट क्यूब नहीं निकलता है। तो जिनका परफेक्ट क्यूब ना निकले वो सारे के सारे कैसे नंबर कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये दिया हुआ हो क्यूब रूट ऑफ 8, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 2। तो देखिए पेयर बन गया 3 का ना, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाते हैं, जबकि स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाते हैं। तो ये देखिए क्यूब रूट ऑफ 8 का परफेक्ट क्यूब निकला, वो क्या है, 2। इसका मतलब कि ये एक रैशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि परफेक्ट क्यूब नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। अब यहाँ से एक और कॉमन टर्म है पाई। ये पाई का अगर फ्रैक्शनल वैल्यू देखेंगे ना, तो ये होता है 22/7। ये अपने आप में एक रैशनल नंबर है, जबकि पाई अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को और चीज़ के बारे में जानकारी लेना है, वो देखेंगे विदाउट डेसिमल। मैंने फर्स्ट पार्ट रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट विथ डेसिमल की चर्चा कर लिए। अब हम लोग रियल नंबर का सेकंड पार्ट विदाउट डेसिमल की बात करेंगे। तो आप ये तमाम नंबर देखिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो इसमें डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा आपको। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब इंटीजर्स का 3 कैटेगरी होता है। एक तो खुद ब खुद 0 हुआ, 0 के अगर राइट साइड जाएंगे ना तो सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, जबकि 0 के लेफ्ट साइड जाएंगे तो सारा का सारा नेगेटिव इंटीजर्स मिलेगा। जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का एक और नाम है क्या, काउंटिंग नंबर। अब काउंटिंग नंबर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। कहाँ से स्टार्ट होता है काउंटिंग नंबर, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे हमारे काउंटिंग नंबर्स कहलाएंगे। अगर इस काउंटिंग नंबर के साथ हम लोग 0 इंक्लूड कर देना तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। एक बार आप
इसको पूरा अच्छे से देखें और एक स्क्रीनशॉट ले लें, बार बार रिवीजन करें। इसके बाद का बचा हुआ जो भी नंबर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू वेरी मच। आइए स्टूडेंट, हम लोग अब देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको हमने कहा था कि सर पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर भी कहा जाता है और साथ साथ में काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। ये तीनों चीज़ एक ही हैं, ठीक है, बस नाम अलग अलग है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने देखा था कि कोई भी रियल नंबर लाइन पे है ना, अगर ये ज़ीरो है तो ज़ीरो के अगर हम लोग राइट साइड शिफ्ट करें तो हमने देखा कि इक्वल डिवीज़न पे हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मिल रहा था। इसी पॉजिटिव इंटीजर्स को ही नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अभी अगर इस पॉजिटिव इंटीजर्स को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जो 1 है, ये जो 1 है इसको हम लोग कहते हैं यूनिट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ये यूनिट, प्राइम और कंपोजिट, इन तीनों नंबर को अगर हम लोग सबमर्ज कर दें, मिला दें एक साथ, तो ही हमारा तैयार होता है नेचुरल नंबर। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। जितने भी प्राइम नंबर है वो भी अपने आप में नेचुरल नंबर है, और जितने भी यूनिट हैं वो भी अपने आप में नेचुरल नंबर। तो यूनिट मतलब 1 होता है। कहीं भी मैथमेटिक्स में अगर यूनिट लिखा हो इसका मतलब 1 समझेंगे। अब ये जानेंगे कि ये जो प्राइम नंबर है किसको कहते हैं, फिर ये जानेंगे कि कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, और इस तरह से हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। यहाँ पे 1 एंड इटसेल्फ, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो 1 से तो बड़े हों, ठीक है, और साथ साथ में डिविजिबल हो किन से, 1 से और अपने आप से, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे प्राइम नंबर। तो आप एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आएगा। हम 2 की अगर बात करें तो ये ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से तो बड़ा है, और ये जो 2 है ना ये 1 से डिविजिबल है और एक अपने आप से ही कट रहा है। इसलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर एग्जाम में 1 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, वो कौन सा है। तो आप क्या जवाब देंगे, 2। अगर हम 3 की बात करें तो देखिए 3 जो है वो 1 से तो बड़ा है, और इनका फैक्टर सिर्फ 1 और इटसेल्फ है। ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो वो तमाम नंबर है ना जो 1 से बड़ा हो और अपने आप से कटे और 1 से कटे, उन्हीं को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। तीसरा पार्ट हम लोग को देखना है कंपोजिट नंबर, उनको भी समझते हैं। कंपोजिट नंबर के बारे में क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। इसमें भी यही बात हो रही है। डेफिनेशन देखो ध्यान से कि मैंने एक ही तरह का रखा है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर ये याद है तो ऑटोमेटिकली ये याद है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड आर नॉट प्राइम। लेकिन वो प्राइम नहीं होना चाहिए, 1 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन प्राइम नहीं होना चाहिए। तो 1 से बड़ा नंबर कौन है, 2, लेकिन ये तो प्राइम नंबर है इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। 2 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 3, लेकिन 3 तो प्राइम नंबर है इसलिए ये भी नहीं हुआ। अब नंबर कौन आया, 4। अब इस 4 को देखिए, इसका फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, और ये नंबर अपने आप से भी कटता है। तो सबसे छोटा जो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो कौन हुआ, 4 हुआ। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 1 मार्क्स में। तो ये आंसर क्या होगा, 4। तो 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। अगर इसके आगे की बात करें तो 5 तो प्राइम नंबर है ना, तो ये तो कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। अगला देखिए 6। अब अगर 6 को देखें तो इसका एक कॉमन फैक्टर 1 है, फिर ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, और साथ साथ में अपने आप से भी डिविजिबल है। इस वजह से 6 जो हुआ, 4 के बाद जो नेक्स्ट कंपोजिट नंबर हुआ वो कौन हुआ, 6 हुआ। अगर हम 7 की बात करें तो क्या 7 कंपोजिट नंबर नहीं है, 7 तो प्राइम नंबर है क्योंकि इसका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है और अपने आप है। ये 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर हुआ। लेकिन अगर 8 की बात करें तो इनका कॉमन फैक्टर 1, फिर 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है। तो 6 के बाद जो नेक्स्ट कंपोजिट नंबर हुआ वो कौन सा हुआ, 8 हुआ।
ठीक है। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर है। और लास्ट हम लोग को पढ़ना है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो टू नेचुरल नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड क्या चीज, को प्राइम नंबर। तो कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, जैसे 23 और 24। अगर ये 23 और 24 की बात करें तो इनका एक ही कॉमन फैक्टर है और वो क्या है, 1। 1 के टेबल में 23 भी आएगा, 1 के टेबल में 24 भी आएगा। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। इस वजह से ये दोनों नंबर आपस में क्या कहलाएंगे, को प्राइम। उसी तरह से 5 और 7 लीजिए, तो इनका भी कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है। इसी वजह से ये दोनों क्या कहलाएंगे, को प्राइम। और इस तरह से जितना मन करे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 8 और 9, ठीक है। अगर हम आपसे कहें क्या 5 और 10 को प्राइम नंबर हैं, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये अगर ध्यान से देखें तो ये तो 1, तो इनका एक कॉमन फैक्टर है ही, और साथ साथ में 5 भी है। ये 1 से भी तो कट रहा है, लेकिन यहाँ 5 से भी कट रहा है, जिसकी वजह से ये को प्राइम नहीं हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जितने अभी आपको इंट्रोडक्टरी में जो भी पार्ट आपको पढ़ाई गई, जितने भी नंबर्स के बारे में आपको जानकारी दी गई है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे और यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में देखेंगे। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, जिसको एल्गोरिदम के भी नाम से जानते हैं, और उस पर बेस्ड वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू वेरी मच।